धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से एक दिन की छुट्टी के बाद, जुमे शुक्रवार यानी फ्राइडे की छुट्टी के बाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और अब तो ईरान के साथ साथ लेबनान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर भी चर्चा होती ही है, क्योंकि लेबनान में तो जंगबंदी हो गई। इस वजह से वहां का मुद्दा काफी अहम बन गया हिजबुल्लाह को लेकर। इसके अलावा यूक्रेन और रूस की जंग के बीच बहुत कुछ घट रहा है। उत्तर कोरिया में ऐसा क्या हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पाकिस्तान की खबर पर परसों हमने बात की थी कि बलूचिस्तान राज्य में बाकायदा प्रस्ताव लाकर विधानसभा से पीटीआई पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो वहां से वो प्रस्ताव पास हो चुका है। अब खबरें चल रही हैं कि पंजाब विधानसभा में एक नहीं दो प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। क्या इमरान खान तो जेल में पड़े हैं और उनकी जो पीटीआई पार्टी चल रही है उसको खत्म कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ का प्रधानमंत्री भी सीधे कह रहा है कि इस्लामाबाद में घुसने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर मुकदमे दर्ज किए जाएं, उनको जेलों में डाला जाए, और कोई इंक्वायरी भी सेटअप नहीं कर रहा है डिमांड करने के बाद। यह तो स्पष्ट है कि जो भारतीयों ने 1975-77 में झेला था, जिस तरह की इमरजेंसी, वह पाकिस्तान में अभी लागू हुआ है और वह स्पष्ट दिख रहा है। विपक्ष को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश है। इमरान खान को जेल के अंदर ही शायद मरवाएं ना मरवाएं, लेकिन उनकी पार्टी को ही पूरी तरह से बैन करने की कोशिश है। यानी पीटीआई आगे कब तक टिकेगा नहीं टिकेगा कहना मुश्किल है। वैसे उनकी जोश में कमी नहीं है, उनकी जनता हो, उनके समर्थक हो, उनकी पार्टी के जो पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं गंडापुर, वह भी पूरी दहाड़ रहे हैं, लेकिन कब तक ये लोग टिके रहेंगे कहना मुश्किल है। और वास्तव में टिक जाते हैं जनता उनकी आती है आगे, और वह यदि धर्म से परे एक सही मामले में एक स्वतंत्र देश और विदेश की नीति को लेकर आगे बढ़ें और जनता के लिए काम करें, तो वह इस तरह की तानाशाही को हराने में सक्षम होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। हालांकि पाकिस्तान में एक चीज़ और बताऊं कि वहाँ पे तथाकथित रूप से जो भी वामपंथी हैं या प्रोग्रेसिव फोर्सेज, उनकी संख्या है लेकिन बड़े ही लिमिटेड है। जी, लेकिन मैं आपसे एक चीज की क्लियरिटी चाहता हूं। आपने कहा 1975-77 के दौर में जो कुछ हुआ, मुझे लगता है 2014 के बाद जो अघोषित इमरजेंसी चल रही है उससे ज्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के हालात की तुलना करना। थोड़ा सा अंतर इसलिए है, और मैंने इसलिए आज की चर्चा नहीं की कि अभी हम फांसीवाद झेल रहे हैं, इमरजेंसी ना झेल रहे हैं। इमरजेंसी या उस तरह की तानाशाही और फांसीवाद में मुख्य अंतर यह है, उस समय सरकार की तरफ से, इंदिरा सरकार की तरफ से पूरी तरह से जो भी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की या प्रतिरोध करने की जो ताकत थी उसको रोका था। अभी यहाँ पे जनता है का एक हिस्सा दूसरे जनता के हिस्सा के खिलाफ लड़ रही है, वह फांसीवाद का रूप है जिसको धर्म के आधार पर लाया गया है। वैसे कहें तो पाकिस्तान में पूरा धर्म के आधार पर है, उसमें कोई अंतर नहीं है, जो पहले था वही का वही आज है। इसलिए मैंने इस तरह की बात की थी जिसको आपने पकड़ा अच्छी तरह से। जी, आपने उसकी व्याख्या की और बहुत अच्छे से व्याख्या की, बहुत शुक्रिया। अब अगली खबर का हम रुख करते हैं जो आ रही है बांग्लादेश से। इस्कॉन कह रहा है कि चिन्मय दास से उसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने चिन्मय दास के 17 और उसके कई और लोगों के खाते भी बंद कर दिए हैं, लेकिन यहाँ भारत में अलग ही अलापा जा रहा है चिन्मय दास को लेकर। जहां तक चिन्मय दास की बात है, इस्कॉन के जो चीफ वहां थे, उन्होंने कहा कि ये रास्ते कुछ भटक गए हैं, यह उस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं जिससे लगता है कि यह तोड़फोड़ की नीति में विश्वास कर रहे हैं, राजनीति में जा रहे हैं। इस्कॉन अपने तरफ में कृष्ण एसोसिएशन कॉन्शियसनेस बढ़ाने की तरफ बढ़ता है, एक धार्मिक संगठन था, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपना उससे दरकिनारा कर दिया, कहा कि हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब हंगामा हुआ, शायद भारत से भी आया होगा कि क्या करें, तो इन्होंने कहा कि दरकिनारा अभी भी करते हैं, लेकिन जहां तक हमारी समझ की बात है, उनका जो अधिकार है बोलने का, उनका अधिकार है प्रतिरोध करने का, उसके हम साथ हैं, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सुधार किया। और जहां तक भारत और बांग्लादेश और बाकी सबों के बीच में है, बांग्लादेश के प्रतिनिधि से विदेश मंत्रालय और होम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन से जहां तक बात की हुई थी, वहां पे उन्होंने कहा कि भारत जो है हमारे देश में जो बोल रहा है, क्या वो हमारे देश का
निजी मामला नहीं है, इस पर सवाल उठाया था भारत के कई पत्रकारों ने। इस पर उन्होंने एक जवाब यह भी दिया है कि जब अमेरिका ने ये बात भारत के चर्चों पे होते हुए आक्रमण पे बात की थी, या सऊदी अरब के लोगों ने, वहां के लोगों ने जब प्रश्न उठाया था, ईरान से प्रश्न उठा था खासकर भारत मुसलमानों के खिलाफ, तो उस समय भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हमारा अंदरूनी मामला है, तो हमारा बांग्लादेश का अंदरूनी मामला क्यों नहीं है? मेरा यह कहना है कि अंदरूनी मामला होना वह उनका आधार बनता है अपनी ताकत बनाने का और जनता के बीच से भेद डालने का, और हमारा अधिकार बनता है, एकमात्र रास्ता ये है कि दुनिया के मेहनतकश मजदूरों एक हो, यानी वसुधैव कुटुंबकम का नया रूप, आधुनिक रूप 21वीं शताब्दी में। जी, दो तरीके की चीजें चल रही हैं सर। वहां जो है चटगांव में 3 हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ है, जिसको हमारे यहाँ के मीडिया ने मुद्दा बना रखा है, और वहां का मीडिया कह रहा है कि अपने यहाँ का संभल देख लो, मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हो और 4-5 मुसलमान मार डाले हैं। ये दोनों देश के या दुनिया भर के देश के दूसरे देश की जो जनता का स्थिति उस पर उंगल उठाते हैं, अपने देश की जनता के बारे में नहीं देखते। और यह मजबूरी है पूंजीवाद की, और पूंजीवाद के चमचाओं की, उनके मैनेजर की, चाहे वो धार्मिक गुरु हों, या पॉलिटिकल लीडर्स हों या पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनकी मजबूरी है ताकि जनता को विभेदित करके रखें और अपने पक्ष में रखें। वही हालत हमें ट्रंप करते नजर आ रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दूसरे देशों पर उंगलियां उठा रहे हैं, अपने यहाँ नहीं करते हैं। एक सटीक उदाहरण है इसका कि नेतान्याहू ने कभी, जब जबरदस्त आंदोलन चल रहा था महिलाओं का ईरान में बुर्का के खिलाफ और दूसरी तरह के दबावों के खिलाफ, आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा था कि हम ईरानी महिलाओं के साथ हैं। यह इंसान जो जनसंहार करवा रहा है, जो लड़कियों बच्चियों को खत्म कर रहा है, वह मानवता के नाम पे वहां की महिलाओं के साथ होने की बात कर रहा है। अपने यहाँ अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखें। जी, चलिए, आपने गिरबान में झांकने की बात की, तो जो काम 2015 में नहीं हुआ ब्रिटेन में कंजर्वेटिव के दौर में, अब वो काम लेबर के दौर में हो रहा है। बीमारी से अगर कोई पीड़ित है तो वो इच्छा मृत्यु ले सकता है। इसको लेकर वहां की सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया एक सदन से। इच्छा मृत्यु पर हमने पहले भी चर्चा की थी, आपने सवाल पूछा था, मैंने अपना भी वीडियो बनाया था उस पर। और यह एक तरफ से मोरल कहे तो लगता है बड़ा इमोरल है, लेकिन वैसे देखें कि जिस हालत में, चाहे वह 40-45 साल का हो या 90-95 वर्ष का हो गया, और ऐसा लगता है कि उसे मरना है, जैसे कैंसर के, माउथ कैंसर जो होता है, बड़ी भयानक स्थिति होती है, लगता है कि 2-4 दिन में मरेगा, बड़ी ही बुरे हालत में, गजालत के हाथ में, वो एक इंसान की तरह नहीं रहता है। हमारा कोई भी मेडिकल साइंस उसको क्योर करने में असमर्थ है, या अब दर्द भी कम करने के हालत में नहीं है, मान लेते हैं, वैसी हालत में क्यों नहीं बेचारे को मरने दिया जाए। लेकिन इसका गलत तरीका यह होगा कि जबरदस्ती उकसा के लोगों को करवाया जाएगा, और वह एक तरह से कहे तो सुसाइड के रूप में आता है, तो बड़ा मुश्किल है। और वहां पे इस विषय पर जो वोट हुआ था, करीब 605 वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो 275 और 315 का हुआ। 315 लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल होगा, मानवता के खिलाफ नजर आ रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहने में बड़ा असमर्थ, हालांकि ऐसा लगता है कि ये हालत आती है और वास्तव में समाज उसको देखने में असमर्थ है, वो मर ही रहा है, तो भाई उसको मरने दो। लेकिन उसके लिए उनका साथ साथ ये भी किया, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डॉक्टर क्या सरकार की तरफ से भी हो, हाई कोर्ट के जज भी आके देखे उसमें, ताकि कहीं से भी दबाव में या सुसाइड करने की हालत में बंदा अपने आप को खत्म ना कर रहा, और उसके बाद हम आगे बढ़े। जी, इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत है, आप लोगों से माफी चाहेंगे क्योंकि सर कहीं बाहर हैं और वहीं से वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो आ रही है जॉर्जिया से। जॉर्जिया ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की बातचीत को रद्द क्या किया कि वहां की जनता सड़कों पर आ गई, संसद पर हमले जैसा वहां पर एक माहौल बन गया। क्या ये ज्यादा तादाद है जो जॉर्जिया को चाहती है कि यूरोपीय यूनियन के साथ जाए, या बड़ी तादाद ये है कि जो कहती है कि उनके साथ ना जाया जाए, रूस के साथ रहा जाए? क्या जानकारी आपके पास? अभी जो चुनाव हुआ जॉर्जिया में, उस पे इसी मसले पर कि हम यूरोपियन यूनियन से शामिल हो ना हो, 51% से अधिक लोगों ने कहा नहीं, और 49% के आसपास से उससे थोड़े से कम लोगों ने कहा हाँ। इस पर मसला रुक गया था। लेकिन जॉर्जिया का जो अभी रूलिंग पार्टी है, जो राष्ट्रपति वहां पे, उन्होंने यह बात कही कि नहीं, अब हम 2028 तक इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, हम यूरोपियन यूनियन में शामिल होना, और इस पर फिर से हंगामा हो गया।
जॉर्जिया के वो छोटे से लोग, खासकर विपक्षी लोग, और उनकी पूरी कोशिश है उसी तरह की स्थिति पैदा करें जैसा इन्होंने यूक्रेन में 2014 में किया था। वहां पे मैदान रिवॉल्यूशन तथाकथित रूप से हुआ था, जिसे हम लोग कलर रिवॉल्यूशन कहते हैं, और पूरी उनकी कोशिश है जैसे आर्मेनिया में किया और अन्य देशों में कर रहे हैं कि बारी बारी से हर देश की सत्ता को, जैसे लैटिन अमेरिका में किया, अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में किया। बांग्लादेश में अच्छा खासा चल रहा था और वो लोग भारत के खिलाफ हो गए हैं, वहां की स्थिति बिल्कुल कायापलट हो गई है। तो वैसी स्थिति में वहां का जो विपक्ष है, जिसे पैसा भी मिलता है अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, ये लोग खुलेआम बोलते हैं कि यदि जॉर्जिया को डेमोक्रेसी चाहिए तो उन्हें अमेरिका और यूरोप के नजदीक आना चाहिए, ना कि रूस के अगेंस्ट में। और ये हंगामा बड़ा जबरदस्त हो गया है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हजारों नहीं लाखों की संख्या मार रहे हैं। हाँ, यह बात ध्यान देने की बात है कि इस सब के बावजूद भी जॉर्जिया की पुलिस अभी तरह से उस तरह का तानाशाही रुख नहीं ले रही है, ना गोलियां चला रही है, ना कुछ कर रही है। बड़ी सावधानी पूर्वक और बड़ी धैर्यता पूर्वक स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही है। जी, क्या ऐसा ब्राजील में भी शुरू होने वाला है? क्योंकि बोल्सोनारो ने बयान दिया है कि ट्रंप के आने के बाद वहां सत्ता पर वो आ जाएंगे। कोशिश तो होगी। जहां तक ब्राजील की बात है, उसके पहले वेनेजुएला वगैरह में जब भी चुनाव हुआ था, अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने खुलेआम कहा है कि वहां की सेना विद्रोह कर दे। क्या यह बात, आप केवल कल्पना कीजिए कि अमेरिका में सेना के विद्रोह की बात की जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। भारत में सेना के बारे में बात करने से उसको हम गद्दार कहते हैं, और वो खुलेआम दूसरे देशों में सेना को पैसा देके, वहां सेनाध्यक्षों को लालच दिला के वहां से कू करवाते हैं, यानी सत्ता परिवर्तन करवाते हैं। और ट्रंप के आने के बाद से पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि ट्रंप वैसे एक पूंजीपति हैं, व्यापारी हैं, जिनके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सेना भी है और खुफिया तंत्र है जो विश्व के पूरे जगह में फैला हुआ है। और इनका अपना, जहां तक सेना अड्डा की बात है, मिडिल ईस्ट से लेते हुए अन्य देशों तक में, अब तो बांग्लादेश में बनने जा रहा है, 900 से अधिक है। जी, चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। पुतिन का कुत्ता चर्चा का विषय बना हुआ है मीडिया में कि वो कजाकिस्तान कुत्ता लेकर पहुंचे। अब जो भी है, कुछ खास लोगों की खास पहचान होती है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी बंदर के साथ उनके टेबलों बैठा करते थे। यह पुतिन अपने कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। कहीं गए भी हैं जहां के कुत्तों ने भूखा और लोग डर के भागे भी हैं, हंगामा भी हुआ है। हालांकि उसके लिए माफी मांगा है रूस के लोगों ने, या जैसे भी है किया हुआ है। हाँ, जहां तक इस तरह के विम्स जो होते हैं कि मेरा यह खास चीज है, मुझे फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है, मुझे आगे आने का बड़ा शौक है, और ये लोग राज्याध्यक्ष बन जाते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन, उनका जो भी है, अपना उनका टॉपलेस यानी बिना कपड़ा पहने हुए घोड़े पे सवार होकर फोटो खिंचवा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े ताकतवर है। इन सब चीजों से मुक्ति पानी चाहिए, लेकिन इन दक्षिण पंथियों को इससे मुक्ति नहीं मिलता है। जी, चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि रूस से ही ताल्लुक रखती है, लेकिन आ रही है उत्तर कोरिया से। रक्षा मंत्री रूस के पहुंच गए उत्तर कोरिया। बड़ा महत्वपूर्ण कुछ बातें होंगी तभी गए हैं। इसमें केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं, सीरिया में जो भी हो रहा है, जहां की विद्रोहियों या ISIS के लोग काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। रूस के अंदर में ही एक खास टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जहां तक लड़ाई चल रहा है, 2.5 वर्षों से अधिक हो चुका है। कुर्स्क में जो भी यूक्रेनियन सैनिक घुसे थे, उनकी हार अब निश्चित है। पूरे के पूरे पूर्व दिशा से आगे बढ़ रहे हैं और संभवतः वह जानना चाहते हैं कि 10 से 12 हजार जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक यहां आ चुके हैं, क्या उनका एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, यानी परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालना, रूसी वातावरण में, रूसी जो ही टेरैन वहां का क्षेत्र, उस हालत में, वहां के आर्म्स ऑपरेशंस में, और जो लड़ेंगे वह रूसी सैनिकों के का जो कमांडर उन्हीं का अधीन में लड़ेंगे। वो स्वतंत्र रूप से तो नहीं लड़ पाएंगे वहां पे, उनकी बातचीत समझने में वो अभी तक समर्थ हुए नहीं आए हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण चीज है और इसके लिए गए हुए हैं, और देखते हैं आगे आने वाले में क्या होगा। याद रखें कि कॉम्प्रिहेंसिव जो दोनों का एग्रीमेंट है, डिफेंस ट्रीटी है, जिसमें एक दूसरे की आक्रमण के हालत में एक दूसरे को मदद करने की तैयारी है, उसका अब प्रैक्टिस में किस तरह से सामने आता है। जी,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कजाकिस्तान में पुतिन और उत्तर कोरिया में उनके रक्षा मंत्री। और घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है ट्रंप के जीतने के बाद सत्ता संभालने से पहले, वो बहुत कुछ कहलाता है। आज हम अमेरिका से जुड़ी खबरें छोड़ रहे हैं और गाजा की तरफ रुख करते हैं। और यहाँ जो पहला अपडेट हमारे पास आ रहा है वो है लेबनान से। यहाँ की विपक्षी पार्टी है क्रिश्चियन पार्टी, उसके एक नेता हैं, वो हिजबुल्लाह को अपराधी बता रहे हैं कि उसने जनता के साथ अपराध किया है। और पहला संबोधन जो हिजबुल्लाह के चीफ शेख नईम कासिम ने दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम लेबनानी सेना के साथ मिलकर जंगबंदी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब जंगबंदी की बात कर रहे हैं, पहले ये लोग बात करते थे फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के रूप में बात करते थे, उसके साथ जंगबंदी को जोड़ते थे। पता नहीं उन्होंने कहा हो, लेकिन रिपोर्टिंग वह चीज हमारे सामने नहीं है। जहां तक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी या जो भी है उनके लीडर की बात है, तो यह साफ नजर आता है कि साम्राज्यवादी अमेरिका और जायनोवाद आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस और उसके नेतान्याहू की पूरी कोशिश है कि दुश्मन को तब तक मारो जब तक उसका नामो निशान न रह जाए। आर्थिक रूप से तो कर ही रहे, चाहे तो उसे घेराबंदी इस युद्ध के पहले से है, मिलिट्री के रूप से हमें नजर आ रहा है, पॉलिटिकली भी उसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें हर जगह से घुस रहे हैं। लेबनान की जो सरकार है उसके भी अंदर घुस के वो फ्रांस की मदद से और इस चीज को सामने ला रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हमास को बिल्कुल दरकिनार करके, हालांकि अभी जो जंगबंदी की बात चल रही है उसमें हमास के प्रतिनिधि गए हुए, किस आधार पर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी मुख्य कोशिश है कि हमास से जो भी इनके बंदी हैं सैनिक और जो नागरिक हैं इजराइल के, उनको छुड़वाया जाए। कुछ ही बचे हुए, बाकी तो खुद ही मर ही रहे बेचारे। और उस हालात में जो है इनकी कोशिश अभी भी नेतान्याहू की वही चल रही है कि इनको पूरी की पूरी खत्म कर रहा है। लेबनान में तो आगे बढ़ नहीं सके, ब्लू लाइन से थोड़ा सा आगे बढ़ के जो भी उनकी नदी थी वहीं तक रुक गए। और इसीलिए इस्लामिक नेता जो कह रहे हैं कि 2006 से ज्यादा बड़ी विजय है हमारी लेबनान की, जहां तक बात है वहां पे वह सही है। जी चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है अमेरिकी सैन्य अधिकारी से जुड़ी हुई, जिसको लाकर बैरूत में बिठा दिया बाइडन ने ताकि वो जंगबंदी पर नजर बनाए रखे। सवाल पैदा होता है फिर फ्रांस क्यों चौड़ा हो रहा था? फ्रांस का बॉस अमेरिका है वो तो नजर आ रहा है। पिछले सवाल का जवाब मैंने कहा उसकी पूरी कोशिश है, यानी अब अमेरिकी जनरल पहुंच रहे हैं तो नेचुरली उनके सुरक्षा के लिए ना भी तो कम से कम 400-500 वहां पे फौजी अमेरिकी पहुंचेंगे। वह ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे, केवल आईडीएफ पर ही भरोसा नहीं करेंगे और आईडीएफ की सेना अभी नहीं जा सकती, स्थिति चूंकि बहुत नाजुक है। जंगबंदी को अभी हुए तो 3-4 दिन भी नहीं हुए, तो उस हालात में अमेरिकी अपनी सेना संभवतः पीछे पीछे फ्रांस से भी पहुंचेगी। और यही एक मौका है कि लेबनान के लोग भी समझें, हमास के लोग भी समझें कि असली दुश्मन कभी भी अकेले वॉर और एक ही लाइन पर नहीं करता है, वह पूरे मिलजुल के, यहाँ अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और अन्य नेटो देश तो है ही है, और साथ साथ हर फ्रंट पे अंदर से भी अपने दोस्त को ढूंढकर और इनकी जो भी विजय उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आज हमास खत्म होगा तो कल निश्चित रूप से लेबनान पे उनका है, ग्रेटर इजराइल का जो इनका लक्ष्य है वह उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। जी अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है सीरिया से। ऐसा लग रहा है कि पूरा बवाल 2016 से पहले जैसा वहां पे मच गया है। एलेप्पो शहर पर जो है विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। ये एकदम से कैसे हो गया सर? यह एकदम से नहीं हुआ, युद्ध सामने एकदम से सामने आया है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी साजिश है। और जिसमें जहां तक ये लोग कहते थे कि अरब कंट्रीज का बड़े मित्र हैं आपके एर्दोगन, वह बहुत बड़े धोखेबाज और बहुत बड़े बदमाश निकला, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक शीप कहते हैं। उसकी पूरी तमन्ना थी कि सीरिया के उस हिस्से को अपने अंदर ले ले, जिसके अंदर उसकी अपनी ख्वाहिश है कि ग्रेटर टर्की या तुर्की बनाएंगे, उसका हिस्सा है। तो टर्की इसमें है, सऊदी अरेबिया ने खामोश रखा अपने आप को, और इजराइल सीरिया के अंदर जितने भी विपक्षी और विद्रोही थे, जितने भी आईएसएस के गुट थे, वो सब आपस में एकदम इकट्ठे मिल गए हैं। और पीछे में अमेरिका और यहां तक कि इजराइल का भी हाथ है। इजराइल के भूतपूर्व रक्षा मंत्री या डिफेंस के भी जो भी हेड थे, उनका भी कहना है कि हाँ इसमें हमारा हाथ है। यह खुलेआम रूप से सामने आ गया है, और यह भी यदि लोगों को नहीं नजर आता है तो बड़ा मुश्किल है। और इन सब की सब सेना जो है से बड़ी तेजी से, बड़ी सतर्कता से इकट्ठे इन्होंने आक्रमण ऐसे समय में किया जब रूस अलग फंसा हुआ है, ईरान अलग ही फंसा हुआ, वह परेशान है कि क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में, आगे कुछ करने की में संभव नहीं है क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं, इसलिए उनकी खुद अलग की
विदेश नीति किस तरह करवट लेगी नहीं जानते हैं। ऐसे हालत में इन्होंने आक्रमण किया है और यहां तक भी नजर आ रहा है कि जो गवर्नमेंट डिफेंस फोर्सेस हैं वह भी तितर बितर होगी और अलेप्पो तक इन्होंने विड्रॉ कर लिया है ताकि बाद में लड़ाई करें। देखते हैं किस करवट ऊंट बदलता है और कहां होता है। यहां एक चीज और बता दूं कि इन्होंने जो झंडा फहराया है अलेप्पो में अपना नहीं फहराया है बल्कि तुर्की का फहराया है। जी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। वैसे खबरें छप रही हैं रूसी मीडिया में कि 300 विद्रोही मारे गए हैं। देखते हैं क्या चीजें निकल के आती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं कि 60 से ज्यादा ब्रिटिश सांसद हैं स्टारमर को पत्र लिख रहे हैं इजराइल पर पाबंदी लगाने के लिए। क्या मजाक चल रहा है लेटर लिख के? मजाक ही है। पता है कि स्टारमर तो सत्ता में आने से पहले भी पूरी तरह से बोल रहे थे, वही उसी रुख में रुख, उसी लाइन में लाइन सीआर के से एक साथ हुआ कर रहे थे जो पहले के टोरीज लीडर थे, चाहे बोरिस जॉनसन रहे हो या वो बाद में हमारे ऋषि सुनाक आए हो, जो भी आए, कोई अंतर नहीं पड़ा था। और वही स्थिति अभी है। यहाँ भी हमने देखा अमेरिका में भी कुछ डेमोक्रेट्स ने उसमें प्रस्ताव लाया था संसद में कि इसको हथियार पे रोक लगा दीजिए, हथियार पर रोक लगाई जाए इजराइल को। यही चीज यहां भी कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता है। कुछ लोग अपना दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन वास्तव में सत्ता में आ जाएंगे तो कुछ भी ना करेंगे। जी, सच्ची बात यही है। असल में विपक्ष में बैठकर बोलना या मीडिया में सुर्खियों के लिए बोलना एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन जब जमीनी सतह पर काम करना हो तो नहीं किया जाता है। हर कोई स्पेन की तरह नहीं है कि संसद से बाकायदा प्रस्ताव पास कर दे कि अगर नेतन्याहू यहाँ आया तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और जो वहां नीदरलैंड में F-35 देने की बातें हो रही हैं इजराइल को, उस पर वहां की सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे और वहां के लोग इस मांग को लेकर हो जाए कि रोक ना हटाई जाए। दिखते कुछ है लोग, होता कुछ है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।